हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। आप हमारे चैनल स्पेशल क्लास बाय दिलीप सर को आप सब्सक्राइब शेयर करते रहना। हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी इसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे हम। स्थिर आवेश मतलब पूरे चैप्टर में हमारे आवेश रुका रहेगा, ये यहाँ पर आवेश गति नहीं करेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी की भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, दूसरे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो हम पहले आवेश की डेफिनेशन लिखते हैं। आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है। यहाँ पर आवेश रुका रहेगा, गति नहीं करेगा। आवेश की डेफिनेशन देखो कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है, उसे अनुभव भी कर सकता है। जिस प्रकार आपने पिछली क्लास में 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा कि उसमें गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या उत्तरदायी होता है, द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल लगा भी सकती है और खुद के ऊपर भी लगा सकती है, और उसके कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न भी होते हैं। और द्रव्यमान है तो हम किसी के ऊपर लगा सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं अगर द्रव्यमान है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है। उनके प्रभाव को महसूस भी कर सकता है। आवेश की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा उन्हें महसूस भी कर सकता है। अब आवेश की खोज किसने की, कैसे की, जो मैं आपको बताता हूँ कि आवेश की खोज एक महान बनता था थेलस ऑफ मिलेटस, जिसने अंबर और फर, अंबर होती है ज्वेलरी होती है, अंबर और फर होती है जानवर की खाल, इन दोनों को रगड़ने से की। अंबर और फर को उसने थेलस ऑफ मिलेटस ने इन दोनों को रगड़ने से इसके आवेश की खोज की। मैं लिखता हूँ इस पॉइंट को।
थेलेस ऑफ मिलेटस ने इसकी आवेश की गोद अंबर और फर्ग दोनों को रगड़ने से की थी। तो आवेश आवेश के बारे में अब हम पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है। तो आवेश की संकल्पना दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है कि यदि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पर धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋणावेश आता है। इसकी आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना होते हैं। एक मिनट जिसमें इसे रख कर देना आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। किसी वस्तु में से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उसका धनावेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन हम किसी वस्तु को देते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश आता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो सोडियम एग्जाम्पल लें तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, धनावेश आता है उस पर, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋणावेश आता है। जैसे सोडियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन भी 11 होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो इसके लिए बेटर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये Na+1 आता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 10। प्रोटॉन तो उतने के उतने रहते हैं, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसलिए धनावेश आया। अब इसमें प्लस आवेश आया कैसे कि अब यहाँ पर कौन ज्यादा है? प्रोटॉन। कितने से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है प्रोटॉन, तो इस पर +1 आया।
प्रोटॉन एक से अधिक है, एक से अधिक है इसलिए प्लस एक आवेश, प्लस एक आवेश आए। अब क्लोरीन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्लोरीन जब क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास होते हैं 18, 17 होते हैं। प्रोटॉन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अब ये अपना स्टकपूर्ण कैसे करना चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, तो इसके लिए बेटर कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है Cl- बना देता है, तो Cl- बन तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 18, और प्रोटॉन तो उतनी कितनी 17। अब यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो ऋण आवेश आया, तो इसे प्लस माइनस एक आवेश आया। कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है इससे प्रोटॉन से, कितने से अधिक है, एक से अधिक है, तो इसलिए माइनस एक आवेश। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि आपको करके लाना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर देना कि इलेक्ट्रॉन की संकल्पना है, आवेश की संकल्पना है जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। इलेक्ट्रॉन की आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कल आपको इसका आंसर देना है। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, मैं कल देखूंगा कि ये आवेश की संकल्पना है वो प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो नेक्स्ट टॉप पे आते हैं। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि इससे पहले कि आवेश है जो कितने प्रकार का होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार, दोस्तों आवेश होता है जो 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या कहता है, धनावेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो धनावेश आता है, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋणावेश आता है। में से धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से।
आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट देखिए कि आपको मैं दो छड़ देता हूँ, एक तो ग्लास रोड, कांच की छड़, और एक प्लास्टिक की रोड। तो आपके पास एक ग्लास की रोड है, कांच की छड़, इसे आप सिल्क के कपड़े के साथ रगड़कर उसे आवेशित करके किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। और एक प्लास्टिक छड़ उसे सिल्क के कपड़े के साथ रगड़कर एक कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वह किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है, ये आपको बताता हूँ मैं। आपके पास जैसे एक गिलास छड़ है, गिलास छड़, इसे सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, सिल्क के साथ रगड़ते हैं, फिर इसे हम रगड़कर आवेशित कर लेते हैं। आवेशित करके इसमें आवेश आ जाता है तो इसे हम लेकर जाते हैं कागज के टुकड़े के पास, कागज है, इसके पास लेकर आते हैं तो ये कागज इसकी ओर आकर्षित होते हैं, कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ग्लास रोड है। अब हम एक दूसरी ग्लास की रोड लेते हैं, माना ये G1 है, G2 ग्लास की रोड लेते हैं, उसे वही सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ें, सिल्क के कपड़े के साथ रगड़कर एक कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं। इस रोड को कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसी प्रकार ये भी उसे आकर्षित करता है कागज के टुकड़ों को। और आप प्लास्टिक की रोड लेते हैं, ग्लास रोड, आप लेते हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक की रोड लेते हैं, यहाँ एक रोली बीगम जिसे सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा, फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो यह भी आकर्षित करता है, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक दूसरी रोड लेंगे, उसे सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ेंगे, फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वह भी आकर्षित करता है। अब आपको क्या करना है कि इन कागज के टुकड़ों के साथ G1 को और G2 को मिलाकर सिल्क के कपड़े के साथ रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाना है। दोनों सिल्क के कपड़े के साथ रगड़कर ले जाने कागज के टुकड़े के पास तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। देखो तो पहले तो ये दोनों इस प्रकार आकर्षित कर रहे थे कम, अब जैसे दोनों को मिलाया तो ये अधिक आकर्षण से अपनी ओर इसे आकर्षित करते हैं, यानी पहले की तुलना में अधिक आकर्षित करते हैं। और जब हम P1 P2 को ले जाते हैं तो वह भी इस प्रकार पहले की तुलना में अधिक आकर्षित करते हैं। कागज के टुकड़ों को अधिक आकर्षित करते हैं। और जब हम G1 प्लस P1 को ले जाते हैं, यानी ग्लास रोड को प्लास्टिक के रोड को सिल्क के कपड़े के साथ कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, देखो G1 को प्लस P1 को ले जाते हैं
तो ये कागजी टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है, जमीन पर भी पड़े रह जाते हैं, ये आकर्षित नहीं है। तो इसका क्या कारण है? तो देखो दोस्तों, जब जीवन ग्लास नोट को सिक्के का परिसाधन माना जाता है तो इस पर आ जाता है धनावेश, धनावेश आ जाता है, यानी यह सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जब P1 को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो इस पर ऋणावेश आ जाता है, सिल्क के साथ रगड़े यानी ये सिल्क से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऋणावेश आ जाता है। माना इस पर 2 धनावेश है, इस पर 2 ऋणावेश है, जब इसे सिल्क के साथ रगड़ा तो इस पर +2 है, तो इसने इतना आकर्षित किया। G2 को रगड़ा तो इस पर भी +2 माना, तो इसे इतना आकर्षित किया। लेकिन जब G1 + G2 को रगड़ा तो +2 यानी +4 आवेश हो गया। +4 2 पर इतना आकर्षित कर रहा था, 4 पर अधिक करेगा, इसलिए वो कागजी टुकड़ों को अधिक आकर्षित करेगा। तो P1 पर प्लास्टिक रोड पर -2 आवेश है और P2 पर भी -2, तो ये इतना आकर्षित कर रहा है। P1 + P2 को किया तो ये -4 हुआ। आवेश कौन सा प्लस या माइनस, आवेश होना चाहिए, आकर्षित करेगा वो। तो P1 P2 मिलाए तो अधिक आकर्षित के पहले की तुलना में अधिक होगा, इसलिए तो G1 और P1 किया तो ये तो -2 था, +2 था, G -2 तो बराबर कितना आया 0 आवेश। तो ये आवेश ही नहीं है तो आकर्षित नहीं करेगा। यानी जिस प्रकार मैथमेटिक्स में करते हैं कि बीजगणित करते हैं, उसी प्रकार आवेश में भी ऐसे बीजगणित चलता है, आवेशों का योग होता है, वहाँ पर आवेश शून्य होगा, इसलिए वह आकर्षित नहीं कर रहा। यहाँ पर +2 था, इतना आकर्षित किया, 4 होते अधिक करेगा, वहाँ पर भी -2 था, -4 होगा तो अधिक आकर्षित करेगा। यानी किसी वस्तु को आकर्षित करना है तो आवेश जरूरी है, चाहे वो धन हो या ऋण हो। यानी किसी भी वस्तु को आकर्षित करना है तो आवेश जरूरी है। आवेश उस वस्तु को भी आकर्षित कर सकता है, आवेशित वस्तु उस वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है जिसमें आवेश नहीं है। यानी हमारे यहाँ पर कागज के टुकड़े के पास आवेशित वस्तु नहीं होती है ये कागज, इसलिए इसने जिसके पास आवेश नहीं है उससे भी आकर्षित कर लिया। और इतना हो गया। अब हम आवेश आगे बढ़ते हैं, आवेश की टॉपिक लेंगे। आवेश तो चॉकलेट चाहे तो ले सकते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो आवेश होता है इनको धन और ऋण इन चिन्हों से किसने संबोधित किया कि आवेश को धनावेश को धन और ऋणावेश किसने दिया? तो उस महाशय का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बंदा था जिसने आवेश के धन और ऋण जो दोनों प्रकार हैं उनको धन को प्लस और ऋण को माइनस आवेश का नाम दिया। क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन।